नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति इस वक्त फुल ऑन काउंटडाउन मोड में है। सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि उनके बाद कुर्सी किसके पास जाएगी। सूत्रों की माने तो सीएम रेस में सबसे आगे नाम उभर रहा है सम्राट चौधरी का, जिनके पीछे सेंट्रल लीडरशिप, खासकर अमित शाह की मजबूत बैकिंग बताई जा रही है। कास्ट इक्वेशन, ओबीसी पॉलिटिक्स और ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़, ये तीनों फैक्टर उन्हें मजबूत दावेदार बना रहे हैं। लेकिन पिक्चर इतना सिंपल नहीं है। गृह विभाग को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदर खाने खींचतान की चर्चा है और इसी बीच एक और नाम चर्चा में है, विजय कुमार सिन्हा, जिनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है लेकिन पॉलिटिकल साइडलाइनिंग के संकेत भी दिख रहे हैं। तो क्या बिहार में स्मूथ ट्रांजिशन होगा या फिर ये बनने जा रहा है एक बड़ा पॉलिटिकल पावर शिफ्ट? यही है आज की सबसे बड़ी स्टोरी और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक राम बंदोबस्त जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जिस तरह से बिहार में नए सीएम को लेकर सस्पेंस के बीच सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे निकलता दिख रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है बल्कि कई पॉलिटिकल कैलकुलेशन काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है सेंट्रल बैकिंग कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमित शाह खुद सम्राट चौधरी के नाम के पक्ष में हैं। मोदी और शाह एरा में उन्होंने पार्टी के हर बड़े टास्क को पूरा किया, संगठन को मजबूत किया, खुद को एक भरोसेमंद ओबीसी लीडर के रूप में स्थापित किया। दूसरा, बीजेपी की जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी की बात होती है, सम्राट चौधरी कोयरी नॉन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं। नीतीश कुमार के बाद लवकुश समीकरण को साधने के लिए बीजेपी उन्हें आगे कर सकती है, जिससे जेडीयू का ट्रेडिशनल वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है। तीसरा, जो उनका एग्रेसिव पॉलिटिकल स्टाइल है, वो आरजेडी जेडीयू दोनों पर अटैक करते दिखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन में भी उन्होंने कई बदलाव किए। हालांकि आरएसएस का एक वर्ग ईबीसी चेहरे के पक्ष में है और संजीव चौरसिया जैसे नाम की भी चर्चा है, लेकिन ओवरऑल संकेत यही है कि सेंट्रल लीडरशिप की पसंद, कास्ट इक्वेशन और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रिप, इन तीन वजह से सम्राट चौधरी सीएम रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो आरजेडी के ही प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने भी ये बात कही है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी का नाम ऑलमोस्ट, उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट फाइनल है, और जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि पहले वो आरजेडी के ही नेता हुआ करते थे और मुझे खुशी होगी, हमारी पार्टी को खुशी होगी कि वैसे ही एक नेता का नाम सामने आए। तो सम्राट चौधरी क्या वाकई बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं? ये नाम क्या एकदम तय माना जा रहा है? जी, निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी का जो नाम है वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है। देखिए, बिहार की जो जातिगत यथार्थ है, इस चुनौती को बीजेपी बखूबी समझती है। तो इतना तो तय है कि बिहार में पर्ची वाले सीएम नहीं होंगे, जैसे कि राजस्थान में हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए या छत्तीसगढ़ में 2023 में हुए थे। तो क्योंकि वहां पे बीजेपी की पूर्ण बहुमत थी और नरेंद्र मोदी की खुद की लोकप्रियता के कारण वहां का चुनाव बीजेपी जीती थी। बिहार का मामला बिल्कुल ही अलग है। इस वक्त बिहार की बीजेपी की तो अपनी सरकार भी नहीं है और यहाँ की जो जातिगत जटिलताएं हैं, उनको यथार्थ, उसका जो यथार्थ है, इसको बीजेपी समझती है। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा, ये तो बात निश्चित रूप से तय है। लेकिन इसके बाद बीजेपी का जो मूल टास्क ये होगा कि जो नीतीश कुमार का जनाधार है, उसमें अपनी सियासी जमीन का विस्तार करना। तो जो अति पिछड़ी जाति, जिसके कारण जो जहां रहती है, यहाँ मतदाता जिसके पक्ष में रहते हैं, सरकार उसी की बनती है। तो उसमें विस्तार करने के लिए अगर आप मान लीजिए कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, यानी अगर कुछ समाज का नेता, कुछ या लौकुश समाज का नेता मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो जदयू के जनाधार को जदयू में कायम रखने की एक तरीके से समझिए कि लामबंदी भी शुरू हो सकती है बीजेपी के अंदर खाने से ही। ये जो सबसे बड़ी बीजेपी की चुनौती ये है कि मुख्यमंत्री अपना बना देने से क्या वो जदयू के जनाधार में सेंधमारी कर पाएगी? जो आगामी चुनाव 2029-30 में होने वाला है बिहार में, तो उस चुनाव में भी क्या बीजेपी को जदयू के बैसाखी के सहारे रहना पड़ेगा या अपने मुख्यमंत्री बन जाने के बाद अपने बलबूते बीजेपी चुनाव के मैदान में जाएगी या नहीं जाएगी? तो इसके लिए जरूरी है कि वो लौकुश समाज का ही नेता बनाए। आरएसएस के पसंद सम्राट चौधरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो बातचीत संघ में और बीजेपी के बीच चल रही है, वो इसी यथार्थ को लेकर के चल रही है कि अगर लौकुश समाज के जो बड़े नेता हैं बीजेपी में, सम्राट चौधरी,
और अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जाए तो हो सकता है कि नीतीश कुमार या निशांत कुमार के रहते हुए भी जो अति पिछड़ी जाति है वो फिर कहीं ना कहीं जदयू तक ही रह जाए। इसीलिए बीजेपी लौकुश समाज के किसी नेता को ही उभारना चाहती है या यूं कहें कि उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसमें सम्राट चौधरी का जो नाम है वो सबसे प्रमुख है, क्योंकि निश्चित तौर पे पार्टी ने बहुत पहले से, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते थे उस समय सुशील मोदी थे, उसके बाद बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं आया, तो जो जो संगठन की ओर से जिम्मेवारी इनको दी गई है उसको ये बखूबी पूरा किए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो एक जातिगत राजनीति जो होती है उसमें भी बीजेपी के दूसरे नेताओं की अपेक्षा सम्राट चौधरी जो हैं वो बेहतर साबित हुए हैं। और ऐसे में सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो अति पिछड़ी जाति को ये बताया जा सकता है, ये ब्रीफ किया जा सकता है कि नीतीश कुमार के जदयू में नीतीश कुमार हैं या नीतीश कुमार के बाद जो निशांत कुमार हैं उनके मुकाबले जो सम्राट चौधरी हैं वो भी लौकुश समाज के नेता हैं और वो बहुत ही प्रभावशाली और मुख्यमंत्री हैं। तो एक निशांत कुमार के नीतीश कुमार के सामने निशांत कुमार की अपेक्षा बीजेपी लौकुश समाज का अपना एक नेता बनाना चाहती है। हालांकि संघ इन पे राजी नहीं था, नहीं होने के कई कारण हैं। ये मूल रूप से बीजेपी के बैकग्राउंड के हैं भी नहीं। संघ की जो मुख्य पसंद है वो संघ ये चाहता था कि अति पिछड़ी जाति के नेता बने, क्योंकि अति पिछड़ी जाति ही मूल रूप से बहुसंख्यक जाति है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि अति पिछड़ी जाति का कोई नेता अति पिछड़ी जाति के वोटर को लामबंद उस तरीके से नहीं कर पाएगा। अगर नीतीश कुमार रह गए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से त्यागपत्र दे रहे हैं ना, राजनीति में तो रह ही रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार को ही अपना नेता मानता रहेगा। उनके बाद निशांत कुमार भी आ चुके हैं, तो अति पिछड़ी जाति निशांत कुमार को अपना नेता मानता रहेगा। इसीलिए लौकुश समाज का नेता बीजेपी को इस देने के पक्ष में है। इसीलिए सम्राट चौधरी आ रहे हैं ताकि वो निशांत कुमार की जो इमेज या छवि रहेगी उससे वो प्रतिस्पर्धा कर पाए और अति पिछड़ी जातियों का विश्वास जीत पाए। हालांकि इस पे गहरा मंथन चला है। इस पे जो जनरल सेक्रेटरी संगठन है बीएल संतोष बीजेपी के और अरुण कुमार है आरएसएस के, जो सर कार्यवाह हैं, इन दोनों के बीच और अमित शाह के बीच काफी गहरा मंथन हुआ है और तब जाके लगभग सहमति, आप समझ लीजिए कि लगभग सहमति बन चुकी है सम्राट चौधरी के पक्ष में। सम्राट चौधरी के विपक्ष में कई बातें थी, जैसे बहुत पहले उन्होंने कुशवाहा जाति का नाम लेकर के जातिगत टिप्पणी की थी। बीजेपी या आरएसएस को जाति की राजनीति पसंद है, लेकिन जाति आधारित बयान नहीं पसंद है जो सम्राट चौधरी किए। सम्राट चौधरी से अति पिछड़ी जातियों के जो नेता हैं, यानी बीजेपी के अंदर भी हैं, वो लोग भी बहुत खुश नहीं होते हैं। तो एक जातिगत समीकरण असंतुलित होने का जोखिम भी है सम्राट चौधरी को लेकर के। लेकिन आंतरिक जो अंतःकलह है बीजेपी के अंदर, उसमें सक्षम है अमित शाह उन सबों से निपटने के लिए। लेकिन मूल रूप से अति पिछड़ी जो मतदाता हैं उनके सामने एक लौकुश समाज का जो नेता है वो नेता देना है, और यही बीजेपी में है। अगर संघ की बात करें तो एक तरीके से समझिए कि नीतीश कुमार की मौजूदगी में एक नया प्रयोग होगा कि अति पिछड़ी जाति का नेता आए, उभरे और वो अति पिछड़ी जाति का वोट लामबंद बीजेपी में कर पाए। ये थोड़ा देखिए कि ये थोड़ा टफ टास्क है। जब आपको याद होगा नीतीश कुमार को राज्यसभा में जाने की बात हुई थी तो यही लौकुश समाज था जो कि अग्री और पिछड़ी की जो राजनीति होती है उस नैरेटिव को लीड कर रही थी। जदयू के कार्यालय में जाकर के नीतीश लाल विवेकों का नारा लगा लिए और इस तरीके से कुछ 2-3 दिनों के लिए बिहार की जो जातिगत तासीर हो गई थी वो लगता था कि अग्री बनाम पिछड़ी की ओर फिर 90 के दशक में कहीं लौट ना जाए। तो उस जो माहौल का नेतृत्व लौकुश समाज ही कर रहा था। इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि लौकुश समाज का ही नेता बने और उस सम्राट चौधरी के लगता है कि सम्राट चौधरी के निर्णय काफी करीब पहुंच चुकी है। बिल्कुल सर, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति जिस तरह से काउंटडाउन मोड में है, नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और फिर नई एनडीए सरकार के गठन की चर्चा जो है वो तेज है। 8 अप्रैल को कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी और उनकी आखिरी बैठक होगी नीतीश कुमार की, जिसके बाद 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली का दौरा करेंगे और राज्यसभा शपथ और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात तय मानी जा रही है। तो 12-13 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक में नए सीएम फेस का फैसला संभव है और इसी बीच सभी विधायकों को पटना में रहने का भी निर्देश दिया गया है और ये संकेत है कि अगले 72 घंटे निर्णायक होंगे। लेकिन असली लड़ाई जो है वो पावर कंट्रोल की है, खासकर गृह विभाग को लेकर जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान की चर्चा थी।
अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्मूथ ट्रांजिशन होगा या बिहार में बड़ा पॉलिटिकल पावर शिफ्ट देखने को मिलेगा, या जिस तरह से अभी क्या क्या मतलब तय क्या क्या शेड्यूल्ड है और किस तरह से आगे बढ़ने वाली है? देखिए, नई सरकार की जब से बात चली है, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की जब से खबर आई है, तब से जदयू और बीजेपी के बीच जो नई सरकार और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के ही खींचतान चल रही है। और उस खींचतान में कहीं न कहीं बीजेपी हावी हो रही है, आज तक हावी हो रही है। और इसी का परिणाम हुआ कि बहुत ही तेजी से आनन-फानन में निशांत कुमार को लाया गया और निशांत कुमार के चेहरे के ज़रिए जदयू एक एक तरीके से बीजेपी के आगे मोर्चाबंदी करने का प्रयास कर रही है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि एनडीए की जो नई सरकार हो, उसमें बीजेपी का ही प्रभाव रहे, जैसे कभी नीतीश कुमार का रहा करता था। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के का मुख्यमंत्री तो होगा ही, गृह मंत्री भी बीजेपी का और भी कई महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे सामान्य नागरिक प्रशासन हुआ, निगरानी विभाग हुआ और स्पीकर का जो पद होता है, स्पीकर का पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जोड़-तोड़ की राजनीति, पता नहीं कब जोड़-तोड़ की राजनीति की हवा उड़ जाए, ऐसे में स्पीकर का पद, ये सब बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। और शेष जो मंत्रालय हैं, जैसे जदयू के पास जो मंत्रालय हैं, वो जदयू के पास रह जाए। आज के समय में बीजेपी के पास ही सब कुछ है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, तो बीजेपी वो चाहती है। तो ये कहीं न कहीं एक जो लड़ाई ये है कि अगर कोई न कोई इस सरकार का एक पावर पॉइंट जदयू के भीतर रह गया और जदयू अपना जो समर्थक है, अपने कार्यकर्ता हैं, उनको अपने आप में एकजुट करने में अगर सफलता हासिल कर ली, तो फिर अंततः बीजेपी के हाथ क्या लगेगा? सिर्फ एक मुख्यमंत्री ना, क्योंकि कभी न कभी तो चुनाव में या मैदान में जाने होंगे। इसको लेकर के जो खींचतान है वो चल रहा है। लेकिन इसमें एक रोचक बात ये है कि जदयू के कई ऐसे नेता हैं, जो कि बीजेपी के दरबार में पहुँचे हुए हैं मंत्री बनने को लेकर के। यानी कि जदयू में एक उनके कई विधायकों में एक मैसेज है कि बीजेपी चाहेगी तो हमको मंत्री बना सकती है, बशर्ते अगर हम जदयू में रह जाएँगे। जदयू में जो भी 3, 4, 5 बड़े नेता हैं, वो किस विधायक को बनाना चाहेंगे, किस छँटनी करना चाहेंगे। तो इस तरीके के तर्क-वितर्क के कारण जदयू के कई ऐसे विधायक हैं, जो कि बीजेपी के दरबार में पहुँच चुके हैं, मंत्री बनने को लेकर के। दूसरी बात है कि जैसे एक विजेंद्र यादव काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, जदयू के, और मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो वो भी नहीं रहेंगे मंत्री। इसी तरीके से विजय चौधरी हैं, वो चाहते हैं कि वो हमेशा नीतीश कुमार के करीब रहें। मतलब कि वो स्पीकर ना बने या कुछ वैसी ज़िम्मेवारी वो ना सँभाल लें कि वो उनमें और नीतीश कुमार में दूरी हो जाए। तो जो नया गठन होगा, उनमें जदयू से कौन-कौन लोग आएँगे? कई पुराने लोग हटेंगे, कुछ नए लोग भी आ सकते हैं। तो इस तरीके का जो तैयारी है, वो जदयू खेमे में चल रही है। ललन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार के साथ पटना में ही हैं, बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो मंत्रिमंडल बनेगा, उनमें से एक ये जो अभी जो मौजूदा मंत्रिमंडल है, इससे बड़ा मंत्रिमंडल होगा। यानी कि लगभग 1-2 पद छोड़ दिया जाए, तो शेष जदयू कोटे का, बीजेपी कोटे का सबके सब मंत्री बन ही जाएँगे। यानी एक अस्थायी तौर पे बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, वो कोई भी ऐसा स्पेस नहीं देना चाहती है कि दोबारा मंत्रिमंडल विस्तार हो, यानी दोबारा फिर राजनीति करने का एक स्पेस मिल जाए। इस बिल्कुल। तरीके से वो एक बड़ा मंत्रिमंडल रहेगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री है, और एनडीए में बीजेपी का प्रभुत्व अब चलेगा बिहार की राजनीति में, ऐसा बीजेपी चाहती भी है। और असली जो जंग होगी, वो जनाधार की जंग होगी कि क्या अपना मुख्यमंत्री बना के बीजेपी नीतीश कुमार का जनाधार वो अपने पक्ष में करने में कितना सफल होती है। हालाँकि तो तब पता चलेगा जब बिहार में राजनीति होगी। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर के जो तर्क-वितर्क, जो एक खींचतान वो चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय हर हाल में बीजेपी अपने पास ही रखेगी। बीजेपी मंत्रिमंडल में, सरकार में वो नहीं चाहेगी कि कहीं दूसरी जगह या जदयू के पास भी कोई एक प्रशासनिक क्षमता हो, प्रशासनिक शक्ति हो। हाँ, स्पीकर का जो पद है, स्पीकर का पद भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन तोड़-जोड़ की राजनीति जिस तरीके से जदयू के मुकाबले बीजेपी काफ़ी सशक्त है, तो वहाँ पे शायद बीजेपी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और नाना करते हुए हो सकता है कि अंत में एक सहमति कायम करने के लिए या सहमति को कोई स्वरूप देने के लिए स्पीकर का पद छोड़ दे। हालाँकि अभी तक स्पीकर का पद बीजेपी छोड़ेगी, इस तरह की बात नहीं आ रही है। लेकिन स्पीकर को लेकर के समझौता हो सकता है, गृह मंत्रालय को लेकर के बीजेपी कोई समझौता नहीं कर सकती है।
सर, इन दिनों विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनको लेकर भी चर्चा तेज है। एक तरफ उनका स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वाला इमेज जो है वो सीईओ और अधिकारियों पर सख्ती उन्हें ग्राउंड पर पॉपुलर बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पॉलिटिकल विजिबिलिटी पर सवाल उठने लगे हैं। हाल के कई इंस्टेंस इस डिबेट को और हवा दे रहे हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उनकी गैर मौजूदगी, जहां सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे, चर्चा का विषय बनी। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव के स्टार कैंपेनर लिस्ट से भी उनका नाम गायब रहा। ग्राउंड लेवल पर भी लखीसराय में उनके कार्यक्रमों में जेडीयू नेताओं से टकराव और उद्घाटन से पहले ही कार्यक्रम पूरा कर देने जैसे मामले सामने आए। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ अलायंस बैलेंस और बीजेपी के अंदर पावर डायनामिक इसकी वजह हो सकती है। अब सवाल यही है कि क्या राइजिंग पॉपुलैरिटी ही उसके लिए प्रॉब्लम बनी रही या ये प्लान्ड कोई साइडलाइनिंग है? पूर्ण तरीके से विजय सिन्हा के साथ जो हो रहा है, देखिए नई सरकार बनी तो पहली बार बीजेपी के पास गृह मंत्रालय आया। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो पटना नीट छात्रा का जो मामला आया और उसके बाद कुछ हत्याएं भी हुई, तो जो एक सुशासन की छवि थी उसको चुनौती मिली और ये तब मिली जब बीजेपी के हाथ में पहली बार गृह मंत्रालय आया था। अब हालांकि वही गृह मंत्री अब मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन बीजेपी का जो मुख्य जो छवि था सुशासन का, कानून व्यवस्था का, ये छवि निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय आने के बाद धूमिल हुई है। ठीक उसी समय विजय सिन्हा जो हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर के, भू माफिया को लेकर के बहुत ही सशक्त दिखे और उसमें उन्होंने अपने ही लोगों पे, सीओ पे और जो थाना प्रभारी हैं इन लोगों पे, सीआई पे, जो जो क्लर्क होते हैं, इन लोगों पे जो शिकंजा कसा है, तो एक मैसेज गया है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है या जो भूमाफिया की जो सक्रियता है उसमें सरकार की या तो हिस्सेदारी है या लापरवाही है। सरकार एक तरीके से इतना लापरवाह है, सीओ या अंचलाधिकारी हो या एसएचओ हो, जो थाना प्रमुख हो, वो लोग इस स्तर के लापरवाह हो चुके हैं कि भूमाफियाओं की जो मनमानी है वो कायम है। तो सरकार की जो लापरवाही है, ऐसा नैरेटिव विजय सिन्हा के ही गतिविधियों से होने लगा। यही कारण है कि स्वयं बीजेपी भी और ये जो मौजूदा सरकार है, ये दोनों मिलकर के विजय सिन्हा की उपेक्षा करना शुरू कर दी है, क्योंकि विजय सिन्हा का जो काम है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आज के समय में आप आम जनता में देखेंगे कि आम जनता में क्या क्या पॉजिटिव बातें जा रही हैं, तो एक तो नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा है। नीतीश कुमार की जो पुराने कार्यकाल हैं, उनका जो व्यक्तित्व रहा, बीजेपी के अंदर अगर कोई सकारात्मक चर्चा हो रही है तो यही है कि विजय सिन्हा का जो कार्य करने का जो तरीका है वो उसी की चर्चा हो रही है। शेष जो चर्चाएं हैं सम्राट चौधरी को लेकर के या बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो राजनीतिक चर्चाएं हैं, लेकिन जो कामकाज की जो चर्चा है उसमें विजय सिन्हा है और इसमें कहीं ना कहीं जो कटघरे में शामिल हो रहा है वो सरकार ही हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीओ पे लगाम लगाया है, उनका एक बयान भी आया है कि वो डीएम और एसपी को भी नहीं छोड़ेंगे अगर उन्हें पता चल जाए कि वो भी भूमाफिया कि वो किसी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब सरकार में भी उनकी उपेक्षा हो रही है और पार्टी के अंदर भी है। आप देख लीजिए कि यही विजय सिन्हा है, जब कभी बोले थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बीजेपी का अपना सीएम बिहार में होगा, और अब जब बीजेपी का अपना सीएम होने वाला है तो बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें इनको बुलाया तक नहीं गया है। ये गए नहीं है, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि वहां स्पीकर के लिस्ट में इनका नाम भी नहीं था, जबकि ये उप मुख्यमंत्री है। आज के समय में कम से कम ये इनका वही स्थान है जो कि सम्राट चौधरी का स्थान है। और चलिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पार्टी के अंदर अन्य नेताओं का जो महत्व कम हो जाएगा या अन्य जो जातिगत समीकरण है उस समीकरण को बीजेपी या संगठन को नजरअंदाज करना चाहिए। ऐसे में बीजेपी के अंदर आज भी विजय सिन्हा प्रभावशाली हैं, लेकिन फिर भी उनको नजरअंदाज किया गया है। तो कहीं ना कहीं से बीजेपी के अंदर उनको नजरअंदाज किया गया और एक तो टकराहट उनको जदयू के अंदर भी चलता है। आप देखिएगा कि जो चैत में कुछ ही दिनों पूर्व छठ का कार्यक्रम था, उसमें सरकार की ओर से पोखर का के सौंदर्यीकरण के बाद उसका उद्घाटन होने वाला था, इनके आने से पहले ही उनका उद्घाटन कर दिया गया है, जबकि खुद विजय सिन्हा लखीसराय के ही हैं। तो जो सूर्यगढ़ा के जो विधायक हैं रामानंद मंडल, वो पहले ही उद्घाटन कर दिए, और रामानंद मंडल जदयू के हैं, वो तो एक तरीके से समझिए कि मुखर विरोधी हो चुके हैं विजय सिन्हा के। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत एक शिलान्यास करना था तो उन्होंने विजय सिन्हा का विरोध कर दिया। तो जदयू के अंदर से भी एक खेमेबाजी
जैसे ललन सिंह बनाम विजय सिन्हा चलता है, वो भी आज कारगर तरीके से विजय सिन्हा को चुनौती दे रहा है और पार्टी के अंदर भी उनको चुनौती मिल रही है। तो निश्चित तौर पे इस वक्त विजय सिन्हा अच्छे काम करने के बावजूद भी उन्हें इग्नोर किया गया। आपने जो चर्चा किया पश्चिम बंगाल का, देखिए पश्चिम बंगाल में तो सम्राट चौधरी गए। पश्चिम बंगाल में सवर्णों की भी संख्या है और वो जो ब्राह्मण वोटर है या जो सवर्ण लोग हैं वो टीएमसी को भी वोट देते हैं। उनको रिझाने के लिए भी विजय सिन्हा को वहां जाना चाहिए था। यह भी डिप्टी सीएम है, लेकिन केवल सम्राट चौधरी को भेजा गया और इसके अतिरिक्त किसी को नहीं भेजा गया। तो ये एक तो ये बताता है कि सम्राट चौधरी को लेकर के बीजेपी है बहुत ही सीरियस है। ये भी एक प्रमाण है, क्योंकि आप देखिए कि जो कटिहार का इलाका है, जो सीमांचल का इलाका है, पश्चिम बंगाल से सटे हैं, वहां के कद्दावर नेता दिनेश जायसवाल हैं, उनको भी नहीं भेजा गया। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ये जब बिहार का जब रिजल्ट आया था तो कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव का परिणाम पश्चिम बंगाल को प्रभावित कर पाएगा, लेकिन बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको भी पश्चिम बंगाल के स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं रखा गया है। तो एक तो सम्राट चौधरी को लेकर के लगता है बीजेपी फोकस हो गई है, लेकिन साथ ही साथ विजय सिन्हा को इग्नोर किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये भूमाफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए जिस तरीके से आतुर है, उससे सरकार और सरकारी अधिकारी जो ही कटघरे में आ गए हैं, इसको लेकर के इनको बीजेपी की ओर से सुनियोजित तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल। अब फिलहाल सवाल कई हैं, बिहार में जिस तरह से बदलाव की चर्चा है, बिहार में स्मूथ ट्रांजिशन होगा, पॉलिटिकल पावर शिफ्ट होगा, क्या होने वाला है, ये सब हम आपको अपडेट करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी और इन तीनों विषयों पे आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।